थैंक यू एयर मार्शल संजीव कपूर सर फॉर स्पीकिंग टू मी। बहुत वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव मैं आपसे लेना चाहता हूं इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के एरियल एंगल पे। एसेंशियली हम देख रहे हैं कि ये एक एयर वॉर है, बहुत बड़ा एयर वॉर, जो कि दो कंट्रीज में लड़ा जा रहा है जो 2000 किलोमीटर दूर है आपस में। सर मेरा पहला सवाल रहेगा, बार बार सुनते हैं एयर सुपीरियोरिटी, अमेरिका एंड इजराइल हैव अचीव्ड एयर सुपीरियोरिटी। व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? You are somebody who has served in the Indian Air Force. You raised the 78 Squadron. Nobody better than you to educate us. क्या हो रहा है सर aerial perspective से क्या हो रहा है यहाँ पे? See, before I specifically answer your question on this conflict, I would like to take your viewers back to October 2024. ये जब युद्ध स्टार्ट हुआ था हमास इजराइल का, उसमें इफ आई रिकॉल द डेट इट इज 26 ऑफ अक्टूबर 2024। उस टाइम पे करीब 100-150 इजरायली एयरक्राफ्ट एक पैकेज होता है जिसमें सब चीजें होती हैं। मतलब आपके जो आगे के रहते हैं वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि रडार की बीम्स में उसको पेनिट्रेट करके जाते हैं। उनके साथ ही एस्कॉर्टेड जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो दे टेक आउट दी एयर डिफेंस रडार्स, और चाहे वो ट्रैकिंग रडार्स हैं, चाहे वो उनकी मिसाइल्स के जो रहते हैं S-300 जो भी HQ-9 HQ-16 ईरान के पास हैं, उनको निकालते हैं। वो फिर एक रास्ता सा बनाते हैं, और ये जो मेन एयरक्राफ्ट जिसके अंदर वेपन्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय टाइड एस्कॉर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स रहते हैं ये, ताकि अगर एनिमी सैटेलाइट से या जमीन से कुछ भी आपको जैम करने की कोशिश कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जो मेन चीज होती है वो बीच में होती है जिससे उनको डिलीवर कर, और उसके अंदर वो 3-4 चीजें अलग अलग लेके जाते हैं। अगर हवा में डिसाइड करते हैं, अगर ये टारगेट मिल गया तो इसको ये करेंगे, बट अगर ये भी मिल गया तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो हम एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्रूज मिसाइल डाल सकते हैं एयर टू ग्राउंड। तो ऐसी ऑप्शंस हर उसमें पैकेज में रहती हैं। एंड सम एयरक्राफ्ट आर डिजाइन के हवा में ही उनका रोल चेंज किया जा सकता है। उसके लिए ऊपर इनके एवैक्स का कवरेज रहता है, सैटेलाइट का कवरेज रहता है, इनके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपको और थोड़ी देर हवा में रहना है तो यू टैंक अप एंड देन यू गो अगेन एंड स्ट्राइक। तो इनके कॉरिडोर्स होते हैं जो कि डिफाइंड होते हैं कि इसके अंदर हमने सैनिटाइज कर दिया है कि इसके अंदर एनिमी का कुछ नहीं आएगा। तो अक्टूबर 2024 में इन्होंने जो स्ट्राइक की थी उसमें काफी हद तक इन्होंने ईरानियन एयर डिफेंस इक्विपमेंट को निकाल दिया। अच्छा, हुआ यूं, उसके बाद जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन हुआ जून 2025 में लास्ट ईयर, उसमें अलोंग विद द अमेरिकन्स दे वेंट एंड स्ट्रक द इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज, 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की, और इन्होंने उनको काफी हद तक डीकैपेसिटेट कर दिया। तो जो एयर सुपीरियरिटी होती है उसके अंदर क्या रहता है कि आप एनिमी के सारे एयर डिफेंस निकाल देते हैं, उनकी जो मिसाइल लॉन्चिंग की कैपेबिलिटी है उसको खत्म कर देते हैं, और उनकी जो डिटेक्शन है वो इट इज लेड बाय स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्योंकि जो जितनी लेट पकड़ा जाएगा वो उतना ज्यादा डैमेज कर सकता है। तो वॉरफेयर में क्या रहता है कि आपको जितनी दूर से पकड़ा जाए उतनी ही टाइम मिलता है मिसाइल्स को आपको एंगेज करने की, बट आप जितनी पास आ जाएंगे वो मिसाइल का जो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है उससे आप अंदर आ चुके हैं। तो दे विल हैव टू परफोर्स यूज अदर मीन्स, चाहे वो शोल्डर फायर्ड हो, चाहे वो विशर रॉड्स हो, या जो भी रहते हैं। तो वो बेसिक कंसेप्ट ये रहता है। तो इट इज अ गेम विच हैज टू बी डन, एंड दिस विंडो इज वेरी स्मॉल। तो आप एक डिकॉयज भेजेंगे तो दैट इज नॉट द मेन पैकेज। तो मेन पैकेज से पहले एक डिकॉय पैकेज आएगा, so that decoy package will confuse the people. तो उससे फिर that concept से the aircrafts are diverted to the real package will go from somewhere else. तो इस तरह से operations रहते हैं। जी सर, यहाँ पर इस केस में जब आपने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखा एरियल वॉरफेयर के, आपको ऐसी कौन सी चीज दिखी जो स्ट्राइकिंग थी, नई थी? Was it the aircraft carriers? Was it the volume of strikes? Was it the frequency of sorties? Was it the impact? कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बिल्कुल नई थी? अभी तो मैं वेपन सिस्टम्स पे आया ही नहीं हूँ, बट वील कम टू दैट। सर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या लगा आपको इसमें अभी तक? ये जो 28 फरवरी की ऑपरेशन है, ये आज तक की सबसे बड़ी सिंगल वेव
ऑपरेशन है। इट मीन्स इस एयरक्राफ्ट जो यूज हुए हैं, करीब 300 एयरक्राफ्ट यूज हुए एक वेव में। जस्ट विजुअलाइज मैं क्या बोल रहा हूं। और ये करीब 20-22 जगह से उड़े हैं। 22 जगहों से उड़ के 300 जहाज एक फ्लॉक में आए हैं। उनको पहले इनके जो डिकॉयज आए हैं, उन्होंने उनके जो एयर डिफेंस है उनको निकाला, उनके जो रडार सिस्टम उनको निकाला। उसके बाद इन्होंने उस रात को इन 3 वेव्स, मतलब फर्स्ट वेव की बता रहा हूं, 300 जहाज, फिर कम हुए, क्योंकि ओपन सोर्स में इतना आता नहीं है जितना यू रीड, बट इन्होंने उसको धीरे 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 इनको खत्म कर दिया। और उसके बाद अभी शुरू में F-22 आते हैं, जो सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, 5th जनरेशन, बोथ इजराइल एंड यूएस, दे आर F-22 फॉलोड बाय F-35। तो F-22 एंड F-35 को लेके ये अंदर आए हैं। उसके बाद इनके B-2 बॉम्बर्स आए हैं, दे आर मतलब बहुत भारी, उसमें वो जाता है आर्सेनल। उसके बाद करते करते अब लास्ट में A-10s आ गए हैं। A-10s आर ओल्ड प्रिमिटिव एयरक्राफ्ट, अगेन ह्यूज एरोप्लेन्स व्हिच कैन कैरी लॉट ऑफ लोड। तो अब उनका इतना कॉन्फिडेंस लेवल बन गया कि अब ये सर्च एंड शूट कर रहे हैं। तो अब इनको मतलब ये है कि इस हाइट से ऊपर जो शोल्डर फायर्ड हमारी हैं जो एनिमी की, उसके अगर हम ऊपर रहेंगे तो हमने तकरीबन सारा कुछ खत्म कर दिया है। अब हम अटैक करेंगे। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है कि ईरान एक बहुत बड़ा देश है और उसमें इन्होंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे सिस्टमेटिकली 2024 से अभी तक उनको डिग्रेड किया काफी हद तक। एंड इनका जो रिवर्स इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, आपके जैसे एक शाहिद इनका जो वो है ड्रोन, लूकस को उन्होंने रिवर्स इंजीनियर करके वापस भेज दिया। शाहिद इज बीइंग यूज्ड इन यूक्रेन वॉर, मतलब रशियंस वर यूजिंग, and in Middle East war, Hezbollah and Hamas were using. So both in these conflicts, they were able to lay hands on nearly intact Shahid 136. So what the Americans did is they reverse engineered the whole thing. So they made another concept called LUCAS, LUCAS. तो LUCAS जो drones हैं उसमें जितनी भी इस शाहिद की कैपेबिलिटीज हैं उसको इम्प्रूव किया है। तो अभी क्या हो गया कि ये जो ड्रोन्स हैं नए तरह के, दे आर एक्चुअली लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल्स। मतलब आई विल पुट इट सिंपली आपके व्यूअर्स के लिए, तो ये लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल्स हैं। तो इसको ये लॉन्च कर देते हैं और ये अपने डेजिग्नेटेड टारगेट पे जाके उनको स्ट्राइक करते हैं। और इसके अंदर जो गाइडेंस चिप्स हैं, जो जीपीएस मॉड्यूल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको अकॉर्डिंगली इन्होंने मॉडिफाई किया है टू टेक ऑन दैट रोल। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीजों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग for free. We have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. Sir, मैं मिसाइल्स के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, and then I want to ask about air defense because इसका बहुत important element है। air defense ही इसराइल को बचा भी रहा है, एयर डिफेंस ही पेनिट्रेट हो रहा है। और आपने भी बताया कि एयर सुपीरियरिटी के लिए सबसे पहले एयर डिफेंस को ही यू टेक इट आउट। एंड आई विल टॉक अबाउट आयरन डोम एंड पेट्रियट एटसेट्रा, बट मिसाइल्स, what is the difference between a cruise missile, a supersonic missile, a hypersonic missile, and what is the classification? See, सिंपल भाषा में जो मिसाइल अर्थ का ऑर्बिट छोड़ के ऐसे ऊपर से आती है, goes in a hyperbolic path, they are generally ballistic missiles. तो वो क्रूज मिसाइल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। So this is the basic difference between a ballistic missile and a cruise missiles. अब इसके अंदर थोड़े से बफर आ गए हैं, इनकी हाइट थोड़ी लो होती जा रही है, इनकी हाइट थोड़ी हाई हो रही है। तो जो टिपिकल बहुत साल पहले जो क्लासिफिकेशन था वो अभी धीरे धीरे उसकी जो वो है वो कम हो रही है। बट ब्रॉडली दिस इज द क्लासिफिकेशन। हाइपरसोनिक्स आर दोस जिनकी स्पीड माक 5 से ऊपर होती है। सो ऑल वेपन्स हुज क्रूज स्पीड is above 5 Mach
इज जनरली टर्म्ड एज हाइपरसोनिक्स। अभी आजकल 10 मार्क 12 मार्क 15 मार्क तक के वेपन्स आ रहे हैं। अच्छा, ग्लाइड बॉम्ब्स क्या होता है कि ये छोड़े जाते हैं, इनकी रेंज इतनी नहीं होती है, 200-250 किलोमीटर तक रहती है, बट इनके जो पंख हैं वो ऐसे क्लोज रहते हैं, बट जब वो रिलीज हो जाते हैं एट अ पर्टिकुलर हाइट दे ओपन आउट एंड देन लाइक एन एरोप्लेन दे आर ग्लाइडेड ऑन टू द टारगेट। तो इसके अंदर भी वॉरहेड्स रहते हैं एंड दे आर मतलब इंफ्रारेड से रहते हैं, सैटेलाइट से लिंक रहते हैं, इनके अपना इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम रहता है। तो ये सारे वेपन्स ब्रॉडली ऐसे रहते हैं। और ये जो एयर डिफेंस आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने क्या किया है कि यूएई में अमेरिकन ने उनको एश्योर किया था कि आपकी एयर डिफेंस हमारी जिम्मेवारी है। तो ओवर द इयर्स इन्होंने की जगहों पे अपने टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस थार्ड जिसको कहते हैं वो लगाए थे। तो ये इनकी रेंज बहुत हाई है, करीब 200 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड से ये इंटरसेप्ट कर लेते हैं, मतलब 150 किलोमीटर तक ऑल्टीट्यूड करते हैं। एंड ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। तो इन्होंने यूएई, सऊदी अरेबिया, कतार, इजराइल के पास मूविंग है, गल्फ स्टेट्स में और बाकी बेसिस में। तो ये वनरेबल हैं बिकॉज ऑफ सैचुरेशन। मतलब अगर आप इतने ज्यादा भेज देंगे तो इनके जो रेडार्स हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनके अंदर ANTPY2 जो रेडार है वो लगा रहता है एंड ये अर्ली वार्निंग रेडार है इनका। तो वो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिटेक्शन सिस्टम। ये करीब बहुत दूर से इन मिसाइल्स को पकड़ लेता है। और ये जो मिसाइल्स यूज करते हैं इनको जो इनकमिंग जो एयरक्राफ्ट और वो आ रहे हैं उसको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स कहते हैं, जो इसके साथ ही लिंक्ड है। तो ये बेसिकली PAC-3 इज कॉल्ड इंटरसेप्शन। तो ये बैलिस्टिक्स मिसाइल्स को और एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, पैट्रियट सिस्टम। इसकी रेंज करीब 70 से 150 किलोमीटर तक है। एंड ये भी सारे कंट्रीज को इन्होंने दिए हुए थे, सऊदी को, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतार, इजराइल, तो सबके पास है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव है। इसका जो रेडार है इटसेल्फ, जो मैंने आपसे बोला ANTPY2, वो रेडार की जो कीमत है वो इटसेल्फ इज अराउंड 1 से 1.5 बिलियन डॉलर। मतलब 9,000 से 12,000 करोड़ तक का जो वो है रेडार सिस्टम, उसकी कीमत उतनी है। एंड ये मेरे समझ में आ रहा है कि ईरानियन ड्रोन्स ने कुछ जगहों पे ये डैमेज कर दिया है जी। दीज आर दी आईज एंड ईयर्स सो एज टू से फॉर द एयर डिफेंस। तो ये वनरेबल हो गए हैं कई जगहों पे। तो ये एक है, प्लस ये जो ड्रोन्स हैं जिनके से ये अटैक कर रहे हैं, चाहे वो शाहिद 136 हो, शाहिद 131 हो, मुहाजिर शेख, शाहिद 129 जो ईरान के पास हैं, कुद्स 1, आराश 2, ये जो इनके ड्रोन्स हैं, इसमें जो मेनली जो डैमेज कर रहा है शाहिद 136, उसकी कीमत करीब $30,000 बताई जा रही है एक ड्रोन की। बट उसको जो निकालने के लिए जो पैट्रियट मिसाइल है उसकी कीमत 1 से 1.5 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। तो अब आप देखिए कि और इनके पास जो नोन है वो करीब 3,000 मिसाइल्स हैं और करीब 200 से 250 मिसाइल लॉन्चर्स हैं ईरान के पास। एंड अनऑफिशियली दे आर सेइंग कि दिस इज द डिक्लेयर्ड बट मे हैव 10 टाइम्स मोर देन दिस। जस्ट विजुअलाइज मैं क्या कह रहा हूँ। Declared is about 3,000, but unofficially I was reading somewhere that the ones which are not declared may be as high as 10 times of this number. So I don't know इनकी stockpile क्या है। एंड इन्होंने बहुत अच्छे से, मेरी समझ से पिछले 15-20 साल से इन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। इन्होंने अपने आप को जो बंकर बस्टर बम्स हैं इनकी जो है उसके नीचे डेप्थ में जाके इन्होंने स्टोरेज बनाए हैं, लिंक्ड इट विद टनल्स। तो अब क्या रहता है कि इनके जो मोबाइल लॉन्चर्स रहते हैं ये कैमोफ्लेज रहते हैं जंगलों में, पेड़ों में, माउंटेनियस रीजन है काफी ईरान में। इसी अनलाइक गल्फ कंट्री जो कि फ्लैट है, ओपन है, देयर इज हार्डली एनी नेचुरल कवर इन मोस्ट ऑफ द गल्फ कंट्रीज, देयर इज नथिंग,
it's open, barren, one stretch. But in Iran, it is, hilly regions and mountainous regions, thick forest, vegetation. तो इसके बीच में टनल्स के थ्रू इन्होंने ये जो मोबाइल लॉन्चर्स रहते हैं वो रखे हुए हैं. तो ये मिसाइल उसी टनल से बाहर आती है, वो लॉन्चर पे लॉन्च होती है. एंड जो चाइनीज सैटेलाइट्स हैं, दे आर हेल्पिंग देम इन अ बिग वे, दी बाइडू एंड अदर सैटेलाइट्स. तो एंड जो ईरान, इजरायली एंड अमेरिकन जो वेपन्स हैं, उनकी पोजीशंस ईरानियन को मिल रही हैं. तो अभी जो पिछले 5-6 दिन का युद्ध हुआ है, उसमें जो टैक्टिक्स ये यूज कर रहे हैं कि वो सैचुरेट कर रहे हैं द एयर डिफेंस ऑफ दिस थिंग. एंड मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था किसी फॉरेन चैनल का, उसमें लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ ईरानियन ड्रोन एंड मिसाइल्स नाउ are penetrating the air defense of the Gulf countries and Israel and are striking at will at key places which is not coming out in open. I don't know kitna sach hai because there is no way in fog of war you get the clear picture. But jo main pad raha tha कि more and more Iranian drones and missiles are now finding way through the air defense of the US and Israeli equipment. And that is primarily due to saturation. बिकॉज वो जो इनके पैट्रियट एंड थार्ड्स हैं, एंड ऑन अदर हैंड इनकी जो एंगेजमेंट की जो वेपन्स बना रहे हैं जिससे ये एंगेज करेंगे, वो फाइनाइट नंबर है. क्योंकि काफी हद तक यूरोप से भी सप्लाईज वर गोइंग टू यूक्रेन, तो उनकी जो कैपेसिटीज हैं प्रोडक्शन की, इनके अलाइज की और इनकी, वो थोड़ी स्ट्रेस्ड हैं. तो अभी इनके पास कितना रिजर्व है, आई एम श्योर दे वुड हैव कैलकुलेटेड ऑल दैट बिफोर दे लॉन्च दैट ऑफेंसिव. दे वुड हैव असेस्ड बाय वॉर गेमिंग और इन सम वेज कि हमारे पास कितने ये हैं. बट एज इट स्टैंड्स टुडे, द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट का मेजर कंसेप्ट ये है कि इनको डिग्रेड कर दिया जाए इतना. ईरानियन एयर डिफेंस तो तकरीबन अभी खत्म है, but they are now searching and striking जहाँ पे इनका ballistic. The biggest threat is their ballistic missiles, because जो ballistic missiles हैं that can create havoc. तो इनके जो ballistic missiles के storage dumps हैं, इनकी जो manufacturing facilities हैं, इनकी जो transportation facilities हैं, इनके जो missile के जो launchers हैं, तो उनको खोज रहे हैं. तो इनके पास बहुत सारी missiles हैं इनके पास, ईरानियंस के पास. तो उसके पीछे अब ये यूएस एंड इजरायली एयरक्राफ्ट अभी खोज रहे हैं. आपने सैचुरेशन की बात करी, और जैसे उनका आयरन डोम और एयर डिफेंस पेनिट्रेट हो रहा है, एक बहुत इंटरेस्टिंग वेपन जो ईरान यूज कर रहा है, खुर्रम शहर. खुर्रम शहर, एक तो क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. दूसरा, खुर्रम शहर के बारे में ये है कि जब वो री एंट्री करता है एटमॉस्फेयर में, तो मल्टीपल वॉरहेड्स में स्प्लिट कर जाता है. It is virtually impossible to stop anything like that. एक तो ये, how does that work? What is cluster munitions? And after that, ये भी बोला जा रहा है कि there are other weapons that they have not yet taken out, more advanced weapons. But let me come to this very interesting weapon of Khorramshahr cluster munitions. ये सब क्या है, हम इसके बारे में कैसे एजुकेट हो सकते हैं? से जो इजरायली मिसाइल्स हैं, करेक्शन, जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, उसमें 3 तरह की हैं. इनकी एक शहाब है, खुर्रमशहर एंड सैजन है. ये 3 मीडियम रेंज इनकी मिसाइल्स हैं. तो उसमें जो रेंजेस हैं वो थोड़ी वेरी करती हैं. जो खुर्रमशहर है, इसकी करीब 2000 किलोमीटर रेंज बताई गई है. ये सब अंडर रिपोर्ट करते हैं. एक चीज और आप ध्यान रखेंगे आपके व्यूअर्स, बिकॉज एनिमी जो अपने डिफेंसेस सेट करता है वो एक स्टिपुलेटेड रेंज के हिसाब से. आपने ऑप्शन सिंदूर में भी देखा होगा कि PL-15 जो चाइनीज ने रेंज डिक्लेयर की थी एंड जो एक्चुअल रेंज थी वो अलग थी. ऐसे S-400 जो हमारे हैं, जो हमारी रेंज थी वो थोड़ी सी अलग थी बनिस्बत जो एक्चुअल. तो ये थोड़ा सा रखते हैं अपने पास मार्जिन. बट एनीवे, जो टिपिकल रेंजेस हैं करीब 1300, 1400, 1500, 2000 किलोमीटर तक हैं. खुर्रमशहर का क्या है कि इसके अंदर जो वॉरहेड है वो बहुत हैवी ले जाया जा सकता है, एंड दैट कैन बी इंटरचेंज इनटू फिसाइल मटेरियल आल्सो, दैट ऑप्शन एग्जिस्ट. और इसकी जो वॉरहेड है, हाई पेलोड, दैट्स अराउंड 1500 to 2800 kgs, मतलब 1500 से 1800 किलो का वॉरहेड है. टिपिकल जो ड्रोन लेके जाता है वो 18 से 20 किलो का होता है. तो आप विजुअलाइज कीजिए कि कितना डिफरेंस है. जो ये जो ड्रोन्स हैं 18-20 किलो का वॉरहेड लेके चलते हैं,
और ये करीब 1500 से 1700 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। एंड इसमें एक कंसेप्ट होता है कि एक ये डिकॉय लॉन्च करता है, तो उससे जो रडार्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एक्चुअल वेपन है उसका। एंड इसके अंदर ना शैफ्ट्स निकलते हैं। शैफ्ट्स क्या होते हैं? एक छोटे छोटे मेटल के पार्ट्स रहते हैं। जैसे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो हवा से वो छोटे छोटे वो गिरते हैं, जी समझ गए। उसी टाइप से ये मेटल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं। एंड दे गिव ए इमेजिनरी थिंग टू द रडार एंड मिसाइल कि ये एक्चुअली एयरक्राफ्ट है एयर में, बट इट इज रिलीज्ड एट दैट स्टेज इन ए क्लस्टर, so that will form an impression of a target for the radar system, whereas it is not. So they will engage and fire on those shafts. And there is another concept called flares. Flares क्या रहते हैं? एयरक्राफ्ट में आपने देखा होगा, फ्लेयर्स जहाज फायर करता है तो जो हीट सीकिंग मिसाइल्स जो एनिमी लॉन्च करता है उसको कंफ्यूज करने के लिए एयरक्राफ्ट रिलीजेस सम फ्लेयर्स। तो वो जो हीट सीकिंग है वो एक इट फॉर्म्स goes towards the heat part of those flares. So shafts and flares are a part of decoy. So this is also in this Khurramsher, this decoy of shafts. Also ये बेसिकली इसके अंदर मल्टीपल री एंट्री व्हीकल है, जैसे आपने बोला कि उसके अंदर अब ये क्या होता है, क्लस्टर में क्या होता है कि एक गुच्छा होता है, जैसे आम अंगूरों का गुच्छा होता है, तो ऐसे सिंपल भाषा में दैट इज अ क्लस्टर। सो व्हेन इट कम्स वो गुच्छे से टूट के अलग अलग जाते हैं, तो और इनको ऐसे प्रोग्राम किया जाता है अलग अलग हाइट्स पे, कुछ जमीन से थोड़ी ऊपर फटते हैं, कुछ सरफेस पे फटते हैं, और उसी के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो और नीचे तक जा सकते हैं। एंड इससे जब बिखरता है, मतलब अगर आप कोई चीज हवा से फेंकेंगे तो उसका जो एरिया जो लेता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी होती है और एक स्प्रेड के लिए होता है, तो ये हाँ इससे ज्यादा स्प्रेड आता है। एंड ये इसके अंदर जो रहते हैं तो ये वो वाली मिसाइल्स हैं, और ये सैचुरेट कर रहे हैं इनके पैट्रियट और थार्ड्स को इन मिसाइल से बाय डिकॉयज। अब ड्रोन्स भेज रहे हैं, अब वो ड्रोन्स सस्ते हैं, 20-30 हजार डॉलर के, उस पे जो मिसाइल जो फायर किए जा रहे हैं वो 1-1.5 मिलियन की है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बट जो उनका खर्चा हो रहा है प्लस उनके पास इतनी है भी नहीं स्टॉक पाइल के वो हैं। तो अब एक चीज और नहीं आई है आपके व्यूअर्स के लिए, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड द डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो फर्स्ट टाइम इन एनी लाइव कॉम्बैट, अभी आपने देखा होगा कि हिजबुल्लाह हैज लॉन्च्ड सर्टेन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फ्रॉम साउथ लेबनान ओवर इजराइल। उसको नलीफाई करने के लिए इजराइल इज यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज लेजर। अब ये क्या है, ये बहुत महंगी है, एंड ये जो लेजर है इट्स नियरली फ्री, इट्स कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, तो इट्स इन वेरी फ्यू डॉलर्स, जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ डॉलर्स ओनली, दैट्स द कॉस्ट ऑफ वन लेजर बीम गोइंग इन स्ट्राइक, बट काम वही करता है। तो डायरेक्टेड एनर्जी जो रहती है वो रडार ट्रैक करता है, एंड इंस्टेड ऑफ फायरिंग एनी वेपन दे आर नाउ फायरिंग लेजर्स, जो हमने बचपन में सबने स्टार वॉर्स में देखा था, दैट इज नाउ बिकमिंग अ रियलिटी। So this is the future wherein you will have to counter all this by these lasers, laser warfare. तो ये है broad concept। सर एक और सवाल उठता है जो कि हम बार बार सुनते हैं, इनके हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल के देयर इज नो डिफेंस अगेंस्ट देम, यू कांट स्टॉप देम, यही नहीं ऐसा नहीं है, नहीं देयर आर डिफेंसेस, द मिसाइल डिफेंसेस आर, बट इसके अंदर क्या रहता है कि जो अभी लेटेस्ट वेपन्स आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि उसमें जो हाइपरसोनिक वेपन्स हैं उनको लास्ट स्टेज में गाइड किया जा रहा है। इट इज नॉट, पहले तो एक बार फायर कर दिया तो वो रहता है, अब टर्मिनल गाइडेंस आ गई है, आप लास्ट मिनट पे उसको तो आपकी जो भी ट्रैकिंग है या जो भी आपकी फायरिंग वाला वो रेंज है वो कहीं ना कहीं उसको गड़बड़ा। तो मैंने कुछ चीजें लिखी थी अभी आने के लिए कि जो इस युद्ध से निकल के आया, जो यूनिक है, स्पेशल यूनिक है, कि जिसमें हमारे भारत के लिए बहुत सारे सबक हैं, कि देयर इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन अगर लॉन्च करनी है तो इट विल बी लेड बाय an aircraft. It has to lead any aerial campaign, and air power will decide the early phase of war. इसमें कोई दो राय नहीं, air power will decide the early phase of war, and it begins with air war.
एंड उसके लिए जो सबसे आगे लीड करेगा, जैसे मार्चिंग कॉन्टिजेंट में सबसे आगे जो जाएगा वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। तो सो दैट इज वन। देन ड्रोन्स मैंने आपसे बता दिया, बैलिस्टिक मिसाइल्स मैंने आपको बता दिया। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे बहुत कम बात हो रही है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, दैट इज द रोल ऑफ स्पेस, साइबर एंड सैटेलाइट्स। क्योंकि अभी द कॉस्ट कर्व ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग। सो इस कॉस्ट कर्व को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, दैट विल बी द नेक्स्ट चैलेंज फॉर द वॉरफेयर प्लानर्स के हाउ वी हैव टू कीप द, बिकॉज एंडलेसली किसी के पास ना इतने हथियार हैं ना इतना पैसा है टू कंटिन्यू फाइटिंग। तो और एक चीज और ऑफ सिंदूर में भी निकल गई थी, ये जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, इट इज एज गुड एज इट्स इंटीग्रेशन। तो हम जितना इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं सारे, चाहे वो गन्स हैं, चाहे हमारे डिटेक्शन रडार्स हैं, हमारे फायरिंग हैं, चाहे जैसे आपने देखा होगा ऑप्सदूर में L-70, शिल्का, Zu-23, पिचोरा, इन सबको ISCCS के साथ लिंक किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। ये फ्यूचर है, बिकॉज आपकी हर चीज एक दूसरे से बात करनी चाहिए, हर सिस्टम, हर वेपन, हर प्लेटफॉर्म, सैटेलाइट, एवैक्स, पायलट, ये मिसाइल सिस्टम, सब should be able to talk to each other in real time. And this is a challenge because कोई इक्विपमेंट किसी और देश का है, कोई किसी अलग विंटेज का है, कोई लेटेस्ट है, कोई ऑब्सोलीट है, उसको अपनी इन्वेंट्री में कैसे, तो ये एक मेरी समझ से बहुत बड़ी चीज आने वाले युद्ध में होएगी। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जो हैं लेजर्स के, वो इज द फ्यूचर नाउ। मोर एंड मोर कंट्रीज and us also, we are working, but I feel we should push more in this direction to get our DEWs going. So missile defense, जैसा कि हमें पता चल रहा है एक्सपेंसिव बन रहे हैं, तो उसमें ऑप्शंस क्या है हमारे को, उसको कम करने के लिए हम डिकॉयज को कैसे पकड़ सके, हम शैफ्ट्स को कैसे पकड़ सकें, हम इनको कैसे पकड़ सकें, एंड कैसे मल्टीपल एंट्री वाली जो चीजें आ रही हैं, बिकॉज ये एक फ्यूचर है। तो औरों की लड़ाई से जो हमारे लिए सबक हैं, आई थिंक सो हमें लेने चाहिए। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। एंड ड्रोन, जैसे मैंने आपसे कहा था, इज ए पुअर मैन्स क्रूज मिसाइल। तो अब ड्रोन्स तो बन ही रहे हैं, यूक्रेन युद्ध में हम देख ही रहे हैं, इम्पिटस आ रहा है। हमारे देश में भी करीब 50 से ऊपर कंपनियां फुल टाइम ड्रोन्स पे काम कर रही हैं। बट इस युद्ध से जो हमें सबक लेने चाहिए, I'm sure these companies would be, seeing that and adapting, not going the conventional way. We have to adapt as per the latest warfare, because every warfare gives you lots of lessons, which is this thing. And electronic warfare has become now a kinetic weapon. जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट ऑफ सिंदूर में आई कवर्ड इन सम फोरम कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज नाउ अ वेपन। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इज नाउ बिकम ए काइनेटिक वेपन। एंड जो अमेरिकन हैं इसमें बहुत आगे हैं, उनके पास EA-18 जो ग्राउलर एक एयरक्राफ्ट है, वो एक डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट है। और हमारे पास क्या है, हमारे पास जो राफेल में स्पेक्ट्रा EW सूट्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट में जो EW पॉट लगते हैं वही हैं। तो वो जैम करते हैं, वो ECCM करते हैं, काउंटर मेजर करते हैं। बट ये इतनी इवॉल्व एयरफोर्सेस हैं, इनके पास डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए। तो एक मेरी समझ से हमारे लिए यहाँ भी सबक है। हम एम्ब्रेयर से करार किया भारत ने, तो हमारे और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जहाज बन रहे हैं। अभी HAL इज टाइंग अप विद IAI इजराइल टू मॉडिफाई सम ऑफ द ओल्ड एयर इंडिया बोइंग्स into airborne early warnings. So these aeroplanes, as and when they begin, should incorporate these things, and we should have a dedicated EW aeroplane also, in my opinion, because in any conflict जो भी आगे की होएगी, this is a warfare that will define. So these are a few thoughts from my side. जी बहुत थैंक यू सर, वैल्यूएबल। मैंने तो आई नोटेड देम डाउन। 9 पॉइंट बोले हैं आपने एग्जैक्टली, starting from stealth aircraft to drones, ballistic missiles, space warfare, cyber satellites. You didn't speak about AMCA, but I wrote it down. आपने बात करी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, ग्राउलर की, ड्रोन्स की, और आपने कहा कि ये सब कैपेबिलिटीज हमारे पास होनी चाहिए। मुझे अभी आई डोंट नो व्हाट एक्सटेंट ऑफ कैपेबिलिटी वी ऑलरेडी हैव, बट ऑब्वियसली वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सर इस मेरा एक फाइनल क्वेश्चन, जस्ट टू जूम इन बैक टू दिस कॉन्फ्लिक्ट
जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इम्पैक्ट है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे मैसिव इम्पैक्ट है. सॉर्टीज की फ्रीक्वेंसी, उनकी रिफ्यूलिंग, मैन पावर सप्लाई, वो सब कुछ है. तो this is the this an aircraft carrier is the absolute best example of the combination of the air power and naval power combined. आपका इस पे क्या कहना है कि लोग बोलते हैं और ये कहा जाता है कि सुपरसोनिक मिसाइल अगर यूएसएस एब्राहम लिंकन पे या यूएसएस जेरल्ड फोर्ड पे दागी गई और ईरान वो कर सकता है तो उनको सिंक किया जा सकता है. सी इस पे बहुत चीजें चल रही हैं और अगर आपने देखा होगा तो इस टाइम गल्फ ऑफ हॉर्मुज में दोनों अब्राहम लिंकन एंड जेरल्ड फोर्ड नहीं है. So the Americans have moved them out and taken them about 500-600 miles away. They have understood though it is very well protected, they have their own this thing. इनके साथ में उनके destroyers, frigates, सब escort करते हैं. Aircraft carrier is like a huge city that is moving in the ocean. इस पे जेरल्ड फोर्ड एंड अब्राहम लिंकन में 5 से 6,000 लोग सेल करते हैं. 5 to 6,000 people sail. हमारे जो विक्रांत है उसमें करीब 1,500 लोग होते हैं. तो see the size, it's like a small city. That is the size of this thing. जो strip है जिसपे जहाज, that is around 1,000 feet. 1,000 feet long is the strip on the big aircraft carriers. तो उसके ऊपर अब ये इतने एडवांस्ड हैं, इन्होंने अपने AWC एयरक्राफ्ट, AWACS, C-130s, नेवी के F-18s सारे इन्होंने मॉडिफाई कर रखे हैं टू ऑपरेट फ्रॉम डेक्स. तो उसमें एडवांटेज ये क्या रहता है, यू डोंट नीड एनी एयरबेस. तो आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर उस रेंज में ले जाइए जो कि एनिमी के एंड जैसे आपकी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आप न्यूट्रलाइज करते रहते हैं, ये पास पास जाते रहते हैं और आपको कहीं पे भी कोई रनवे वगैरह खोजने की जरूरत नहीं है. आप समुद्र से ऑपरेट करो और जहां मन है वहां स्ट्राइक करके उसमें वापस आ जाओ. एंड इन्हीं के एरियल रिफ्यूलर्स ऊपर रहते हैं, वो उनको आपको रिफ्यूल करते रहेंगे. इन्हीं के एवैक्स उसके ऊपर रहेंगे. इन्हीं की अपनी सैटेलाइट्स ऊपर रहती हैं जो आपको गाइड करती रहती हैं. इन्हीं के जो वेपन्स हैं उसी एयरक्राफ्ट कैरियर पे रहते हैं जो कि आप लोड कर दीजिए. तो ये जो मैं पढ़ रहा था, इन्होंने जो वेनेजुएला में ऑपरेशन की थी, आपके व्यूअर्स के लिए, यू मस्ट ऑल रीड दैट ऑपरेशन वाज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिजॉल्व. I'm sure a lot of you have heard about him. The 3rd Jan this year, जब उन्होंने प्रेसिडेंट मुद्रो को वहां से निकाला है, उसकी तैयारी करीब 8 महीने चली है यूएस में. एंड दिस इज द फाइनेस्ट एग्जांपल जिसमें 12 गवर्नमेंट की एजेंसीज प्रैक्टिस्ड द इवैक्यूएशन ऑन अ वॉर गेमिंग. उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस, मिसाइल्स, स्पेशल फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, आर्मी, नेवी, मार्कोस, स्पेशल फोर्सेस, नेशनल गार्ड्स, सब ने इकट्ठा प्रैक्टिस किया. सीक्रेसी रखना जरूरी था. और कैसे इन्होंने वेनेजुएला की एक भी पावर हाउस पे मिसाइल नहीं मारी. साइबर अटैक से इन्होंने काराकस में पावर शट कर दी. सी हाउ रिफाइंड द वॉरफेयर हैज बिकम. They have tracked Khamenei here in Iran and here in Venezuela every moment for months together on satellites and human intelligence. Human intelligence is such an important part on any campaign now. हमने चाहे वो नसरल्ला का देखा हो, हिजबुल्ला, पेजर्स, कुछ भी आप देख लीजिए. अभी जो खमेनी जो उन्होंने सुप्रीम लीडर पे अटैक किया है, इट इज ओनली एंड ओनली ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस. जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आता है उसको ये कोलैबोरेट करते हैं जो इंसान जमीन पे आपको इनपुट देता है. एंड दैट इज हाउ द एग्जैक्ट टारगेटिंग, प्रिसाइज, अभी जो हमारे वेपन है, आपने ऑप्शन दूर में देखा होगा, वो 3 मीटर या 5 मीटर के दायरे के अंदर ही है. सो दे डू नॉट वांट मोर कोलेटरल डैमेज, दे डू नॉट वांट लार्ज स्केल. जैसे अभी फर्स्ट डे ही ईरान के एक स्कूल पे गिरा, 180 छोटी बच्चियां मारी गई. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स इन एनी ऑपरेशन ब्रिंग्स इन बैड reputation to adversaries. So everybody wants to avoid to be a responsible force. तो ये सारे factors play करते हैं. And I'm sure the coming days we would be working in a big way to improve our electronic warfare, space capability, integration, data,
sensor fusion, talking to each other. So and integrating the other services के assets अपने साथ आर्मी नेवी के साथ जी में एयरफोर्स के. तो ये कुछ चीजें पिछले 5-6 दिन में I feel your viewers should know about this. Sir, another thing, sir, that my viewers should know, and I also got to know recently, is that you have started your own channel, sir. Congratulations. मैं आपका चैनल देख रहा था, और Thank you, this Ravi. is the best source of information on these things that a human can find. मैंने देखा सर, आपने हैमर ग्लाइड बॉम्ब्स पे you have posted videos. तो जो लेवल ऑफ रिचनेस है आपकी नॉलेज की, आप अगर इन वीडियोस में डालेंगे, then you will be doing everybody a favor. And I will recommend everybody should go ahead subscribe to sir's channel. तो जैसे ही सर नया वीडियो डालेंगे आपको आ जाएगा. और सर मैं आपका चैनल अब फॉलो कर रहा हूँ, आई एम फॉलोइंग इट पर्सनली. तो जैसे ही कुछ आएगा आई विल एक्सपेक्ट एंड वेट कि कुछ आपका उस पर आएगा. और जिस टाइप के सवाल मैं आपसे पूछ रहा था, आई वेरी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन ईरान मिसाइल, रियली इंटरेस्टिंग वीडियो ऑन इजराइल्स आयरन डोम, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया के पास क्या है क्या नहीं है. तो क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है, और इन चीजों का इंटरेस्ट और ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि इन चीजों का इम्पैक्ट दुनिया देख चुकी है. पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में देखा, और अब यहां तो देख ही रहा है. तो no better time for us to have somebody like you in the public domain educating us. For that I am very thankful. And sir, I'll keep circling back to you. I will keep inviting you, and we'll keep having these conversations, because they are more educational I think than any amount of reading books, because it is coming direct from the source. So thank you very much, sir. Thank you, Ravi. It was always a pleasure speaking to you, talking to you, and I have Sir. known you for many years now. God Sir. bless you. You're doing a wonderful job, Ravi. And I'm Thank you so much, sir. Thank you. Contribution. Yeah. Thank you very much.